वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस तो 60 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक एकदम शॉकिंग न्यूज़ हमें ये भी देखने को मिलती है कि इस स्टॉक में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनका होल्डिंग 52.12% का देखने को मिलता है। अब 52.12 में हमें जो है करीबन FIS 44% है 44.75 और DIS 7.65% देखने को मिलते हैं। अब डेफिनेटली जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पे कुछ तो ऐसा स्टॉक में है जो हमें नहीं पता होता। अब 52% से अगर किसी स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठे हैं, उसमें भी 44% से ज़्यादा FIS और 7% से ज़्यादा DIS है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को एनालाइज करना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिर्फ अच्छे स्टॉक्स को देख के साथ मिलके एनालाइज करते हैं। बाकी बाय करना है सेल करना है ये डिसीजन आपको खुद लेना है, ये डिसीजन इस चैनल पर नहीं बताए जाते। तो ये स्टॉक जो है जिसमें करीबन FIS 44.47% और DIS 7.65% यानी ओवरऑल 52.12% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैठे हैं, तो हम इस स्टॉक को पूरा एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या ये स्टॉक सच में लेने लायक है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। अब ये देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया की, और साथ ही साथ ये कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शंस, एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रियल एस्टेट में भी काम करती है। अब यहाँ तक इतना ही नहीं, तो कंपनी जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट रोड BOT ऑपरेटर है। साथ ही साथ 36 प्रोजेक्ट BOT में उनके पास है, और कंपनी जो है TOT प्रोफाइल एग्रीगेटली 37% टोटल TOT मार्केट शेयर इनके पास है। अब आपको लग रहा होगा BOT क्या है, TOT क्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं। BOT यानी बिल्डिंग ऑपरेटर ट्रांसफ़र एंड TOT यानी टोल ऑपरेटर ट्रांसफ़र। अब जो कंपनियां कंस्ट्रक्शंस में है, रोड कंस्ट्रक्शन, साइड कंस्ट्रक्शन, ये दो सेगमेंट में काम करती है। एक तो BOT और TOT। BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, यानी गवर्नमेंट से अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी को, तो वो गवर्नमेंट से पैसे उठाएंगी, 50 करोड़ 60 करोड़ जितना भी अमाउंट है अकॉर्डिंग टू किलोमीटर ऑफ द रोड, तो उतना अमाउंट उठाएगी और फिर रोड का कंस्ट्रक्शन कर देगी। अब कुछ जो कंपनियां होती है ये ऐसा न करते हुए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास उतना पैसे अवेलेबल हो देने के लिए, तो ऐसे समय पे वो TOT का इस्तेमाल करती है कि कंपनी पैसे लेगी और इस पैसे से कंपनी रोड बनाएगी, और उसके बाद गवर्नमेंट 10 ईयर्स 15 ईयर्स अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट इनको लीज पे वो रोड देंगे, जिसके चलते टोल के थ्रू वो अपना जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ रोड में पैसा है उसको वसूल करेगी। आपको पता ही होगा कि हर रोड पे हमें जो है टोल देखने को मिलता है, और वहाँ पे टोल दिए बिना आपकी व्हीकल पास नहीं हो सकती है। तो बस यही चीज़ हमें जो है TOT में देखने को मिलती है। आई होप आपको ये समझा होगा BOT क्या है और TOT क्या है। तो यहाँ पे जो है इंडिया का लार्जेस्ट BOT के रोड बना के देने वाली कंपनी ये देखने को मिलती है, और कंपनी के पास करीबन 37% टोटल TOT टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र जो है ये मार्केट शेयर है। यानी इंडिया में जितने भी TOT में काम करने वाली कंपनियाँ उसमें से 30% शेयर इनके पास देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी की एबिलिटी है कंस्ट्रक्शन 500 से 600 किलोमीटर जो है पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने करके एक टाइम पे देने की। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब अगर हम जानेंगे कि इनके रोड कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ किए गए हैं, तो हम पहले वो देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस, पूना मुंबई हाईवे, ऐसे बहुत सारे लिस्ट है। आप नीचे पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि ये सारे गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब तरफ जो है रोड के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। अंडर TOT और अंडर BOT भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे TOT हैं।
जो लंबे या मेजर हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, वो ज़्यादातर टीओटी के बेस पर ही बनते हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवेज नहीं है, स्टेट हाईवेज है या गांव की सड़कों में आए, ऐसी चीज़ें बीओटी में भी बनती है। तो बेसिकली इनके पास प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे, इन्होंने कुछ कंप्लीट किए, कुछ अभी भी बाकी है। अगर हम एक बार ये देखें कि जियोग्राफिकली कितना काम इस कंपनी ने किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 18% करीबन महाराष्ट्र में, 19% राजस्थान, 15% उत्तर प्रदेश, 18% गुजरात, 10% कर्नाटका, 5% हरियाणा, 3% पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में 1% और हिमाचल प्रदेश में 9%। तो बेसिकली पूरे इंडिया में इनका बिजनेस हमें फैला हुआ देखने को मिलता है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे देखें, ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर बुक में जो है हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर Q3 2024 टोटल ऑर्डर बुक स्टैंड करती है 36,200 करोड़ की, उसमें से 29,200 करोड़ जो है ये O&M देखने को मिलता है। एक और चीज़ यहाँ पे मेजर मैं बताना चाहूँगी कि इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वो टोल से होता है, टीओटी से होता है, और जो टोल कलेक्शन है ये मंथली जो है बताया जाता है कि आज ये महीने में इतना % का टोल आया है, नेक्स्ट मंथ में इतना आया है। तो हम बात करें तो जून महीने में करीबन 35% का टोल आया था, जुलाई मंथ में हमें ये 38% देखने को मिल रहा है, और अगस्त मंथ का कोई भी टोल का डिटेल यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 37,659 करोड़ का है, मिड कैप टाइप की कंपनी है, करेक्शंस भी आ सकते हैं। सेकेंड, स्टॉक पी की बात करें तो 61 है, जो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करें तो 9 है और ROE 4 है, विच इज़ लिटिल बिट डिफरेंस के थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है, बट फिर भी ओके है मिड कैप कंपनी के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है, यानी कोई भी स्प्लिट का बेनिफिट नहीं है। डिविडेंड 0.48% का है और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करती है। कंपनी के ऊपर डेब्ट देखने को मिल रहा है जो कि 1.36% का है, करीबन 18,653 का है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो 4,000 का करंट असेट है, कंपैरिजन में डेब्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो टीओटी कंपनियां होती है, बीओटी और टीओटी में काम करने वाली, ये कंपनी टीओटी में काम करती है, तो ऑब्वियस है कंपनी को पहले सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बाद थ्रू द टोल वो इसको रिकवर करती है। तो ऐसी कंपनियों पे जो है थोड़ा सा हमें डेब्ट देखने को मिलता है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से एकदम हम बोल सकते हैं लाइन पर है कंपनी, ना हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिट बोल सकते हैं, ना लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको खराब बोल सकते हैं। इन्वेंट्री का सवाल है तो शॉर्ट टर्म जो लोन होंगे उसके लिए है, और वो भी 293 करोड़ की है, जो कि कंपेयर टू डेब्ट बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं जो सेल्स है, सेल्स में कंटिन्यूसली ग्रोइंग हमें देखने को मिल रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑब्वियस है बढ़ेंगे ही। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में यहाँ थोड़ा सा बेटर था मार्च 2023 में, लेकिन वही इस साल थोड़ा सा हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर से रिकवरी डेफिनेटली देखने को स्लाइटली मिल रही है। अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करें तो 10 ईयर्स में हमें 7% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें सिर्फ 3% का देखने को मिलता है। 5 सालों में 2% सेल्स ग्रोथ है तो माइनस में हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन आखिरी 3 सालों में लास्ट 3 ईयर्स में हमें 12% का सेल्स ग्रोथ है तो 74% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मेजर हाइक है। और ये क्यों है हम ये भी जानेंगे। साथ ही साथ अगर हम कंपेयर करें स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आप देख सकते हैं 10 ईयर्स में 10% का करीबन स्टॉक प्राइस CAGR है और 8% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। 5 सालों में 47% का स्टॉक प्राइस CAGR है तो 5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। 3 सालों में 57% का CAGR है तो 5% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे
बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स आप देख सकते हैं शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली बोरोइंग भी बढ़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1795 करोड़ का है, जबकि 200 एंड समथिंग करोड़ का इनके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर हमें एग्जैक्ट फिगर आपको तो करीबन 293 करोड़ की इन्वेंट्री है, जो कि सिर्फ हम इसको शॉर्ट टर्म में जो है सेटल कर सकते हैं। स्टिल 293 करोड़ के हिसाब से शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि टीओटी बिजनेस जो होते हैं सेगमेंट्स में काम करने वाली कंपनियां, उनमें ये चीज़ देखने को जेन्युइनली हमें मिलती है। तो ये कोई चिंता वाली बात डेफिनेटली नहीं है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले तो आप सेल्स देख सकते हैं कि सेल्स में कितनी अच्छी जंप देखने को मिली है। कंसिस्टेंसी से सेल्स में ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली बड़े हैं। और यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। बीच में डेफिनेटली थोड़ा बहुत हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी ओके देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कंसिस्टेंसी से पे करती थी कंपनी पहले, आप देख सकते हैं बीच में 1-2 सेगमेंट में नहीं किया है क्वार्टर्स में, और अभी भी जो है डिविडेंड पे करती है। अब डिविडेंड पे करना कोई कंपल्शन कंपनी पे नहीं होता। वो अब हम बात है इस स्टॉक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 30.42% है, जो कि स्लाइटली कम हुआ है। वो भी चीज़ हम जानेंगे क्यों। साथ ही साथ करीबन 52% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ अवेलेबल है। एफआईएस और डीआईएस का होल्डिंग आप देख सकते हैं। एफआईएस 44.47% और डीआईएस 7.65%, यानी करीबन 42.12% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। और यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 0.01% है और पब्लिक सिर्फ 17.46% है। अब इतने सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में बैठे हैं, यानी डेफिनेटली ये कंपनी में कुछ तो ऐसे इंटरनल फैक्टर्स है जो हमें नहीं पता। इसका मतलब ब्लाइंडली हम इसमें जाएंगे नहीं, हमने अभी तक के जो देखा है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी में डेफिनेटली कुछ तो हिडन जेम है जो कि सबको नहीं पता है। अब अगर हम बात करें कि ये कंपनी है कौन सी, तो ये कंपनी है गाइस IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। अब IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड जो है 64 रुपीज़ का स्टॉक ये हमें देखने को मिलता है, और 64 रुपीज़ का स्टॉक डेफिनेटली आज इसमें जो है गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यही आप अगर 1 साल के इसके रिटर्न्स देखेंगे तो ये करीबन 53% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं, और 5 सालों में मोर देन 700% के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वो भी आपको ग्रीन फ्लैग दिखेगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी आपको ये स्टॉक जो है एक कंसोलिडेटेड एक जोन में देखने को मिलेगा कि एक ही जोन में ये जेन्युइनली हमें देखने को मिलता है। बहुत ऐसा फ्लक्चुएशन ये स्टॉक में देखने को हमें नहीं मिलता। अब ये स्टॉक जो है जो करीबन 25 रुपये के आसपास जो है लिस्ट हुआ था, और 25 रुपये यानी अगर हम यहाँ पकड़े कि 25 रुपीज़ पे ये लिस्ट हुआ था, तो इसमें इतनी तेज़ी के पीछे के रीजंस क्या है? क्योंकि स्टॉक अगर भागता है तो भी उसके पीछे रीज़न है, स्टॉक अगर वहाँ पे गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, तो भी इसके पीछे रीज़न है। There has been multiple block deal happened in this stock। जी हाँ, ये स्टॉक के इतने तेज़ी के पीछे के रीज़न है कि बहुत सारे ब्लॉक डील्स ये स्टॉक में होते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो 13 मई को ये स्टॉक में एक ब्लॉक डील हुई थी। साथ ही साथ 11 जून को भी ये स्टॉक में जो है ब्लॉक डील हुई थी। 13 मई को जब हुई थी तो करीबन 13% से ये स्टॉक सिंक किया था, और 11 जून को करीबन 9% से सिंक किया है। तो स्टॉक में जब भी हम बोल सकते हैं कि ऐसी ब्लॉक डील्स आगे भी होंगी तो काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। क्या है जिससे स्टॉक प्राइम अप होता है या जिससे प्राइस अप होती है स्टॉक में, वो स्टॉक्स जो है बेसिकली टोल कलेक्शन से होती है। जो भी प्राइस इसमें अप हो रही है वो टोल कलेक्शन से हो रही है। BOT के जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को नहीं है,
टीओटी के प्रोजेक्ट स्टॉक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है रोड्स और हाईवेज, जो कि करीबन 38% का मार्केट शेयर ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो करीबन 39 सब्सिडरीज है, अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलती है। उनके हेल्प के साथ इन्होंने जो रोड प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज बनाए हैं, वो सब में इनको हेल्प मिलती है थ्रू द सब्सिडरीज। अब एक साल पहले लिस्ट होने वाला जो स्टॉक है 25 रुपीज़ में, आज करीबन 64 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये एक साल में जो वो हाइक उसने ली है, तो वो प्रोजेक्ट की वजह से, ब्लॉक डील्स की वजह से ली है। बहुत बार जो है एफआईएस में जो डीआईएस प्रमोटर्स हमने अभी अभी देखे थे, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे प्रमोटर के होल्डिंग में जो है हमें एक बात बतानी रह गई थी कि जो 34% से प्रमोटर थे वो 30% के आसपास हुए। तो ये जो प्रमोटर का होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न जानना है। तो डेफिनेटली गाइज, अगर एफआईएस जो है इतना सारा स्टेक होल्ड करके बैठेंगे, जो कि उन्होंने भी थोड़ा कम किया, और डीआईएस भी कम होल्ड करके बैठे, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एफआईएस जो खरीदती है ब्लॉक डील्स जो होती है, ये ब्लॉक डील्स में 1%, 2%, 3% इस तरह का जो है मार्केट शेयर बाय किया जाता है। तो ऐसे में प्रमोटर्स ही अपना स्टेक जो है ये ब्लॉक डील के थ्रू देती है, और उसके थ्रू जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे कंपनी का इम्प्रूवमेंट करती है। कंपनी का जो उनको पैसे की ज़रूरत है, चाहे वो डेप्ट कंप्लीट करने में हो, चाहे फिर वो कंपनी के डेवलपमेंट में हो, वो चीज़ पूरी होती है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर हम ओवरऑल जिस्ट की बात, तो आईआरबी कंपनी जो है ये टीओटी और बीओटी में आईआरबी कंपनी टीओटी और बीओटी में काम करती है। प्राइस में ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंस्टीट्यूशन 50% से ज़्यादा का स्टेक ऑक्यूपाई कर रखा है। फंडामेंटल्स मिड कैप स्टॉक के हिसाब से मैं बोलूँगी ठीक है। अगर हम इसको कंपैरेटिवली बाकी पियर्सिंग कंपनी से कंपेयर करें तो डेफिनेटली आईआरएफसी जो है, सॉरी आईआरएफसी नहीं, आरवीएनएल के कंपैरिजन में हम डेफिनेटली इसको थोड़े से लो ग्रेड डेफिनेटली देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आरवीएनएल एक लिमिटेड सेक्टर पे काम कर रहा है, जो कि रेल विकास निगम लिमिटेड है। तो आरवीएनएल ये सिर्फ रेलवे के लिए काम करता है, और आईआरबी जो है ये बियॉन्ड रेलवे के भी काम करती है। जैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, हाईवेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी जो ओवरऑल हम बोलेंगे ऑर्डर बुक है वो भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। फंडामेंटल्स आई डोंट लाइक दैट मच एक्सपेक्टेडली, लेकिन हमें अगर किसी स्टॉक पे थोड़ा चांस लेना है तो डेफिनेटली 60 रुपीज़ के आसपास का ये स्टॉक है आईआरबी। करंट प्राइस 64 रुपीज़ है। आप इस पे थोड़ा चांस ले सकते हो, थोड़े से स्टॉक बाय कर सकते हो। बाद में जैसे इसके फंडामेंटल्स अच्छे होते जाएंगे, वैसे वैसे हम डेफिनेटली यहाँ पे जो है अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। अगर हमें लगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कम हो रहे हैं तो स्टेक को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1%, 2%, 4% अपने पोर्टफोलियो का नहीं लेना होता, थोड़ा थोड़ा करके हम कोई भी स्टॉक को बाय करें तो हमारे लिए भी अच्छा है, और हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें डिसीजंस लेने के लिए भी अच्छा है जब हमें एग्जिट करना हो। इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।